हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं हिस्ट्री का क्लासेस ले रहा हूँ और पिछले बहुत दिन से मैं क्लासेस नहीं लिया हूँ, उसके लिए सॉरी। और आज ये हमारा क्लास 11th है, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम बालाजी दुबे है और क्लास 10 तक मैं क्या क्या पढ़ाया हूँ वो सारा चीज़ मैं रिवीज़न भी करा दूँगा कि शॉर्ट में क्या क्या पढ़ाया हूँ, और आप बैक क्लास भी देख के एक एक चीज़ को समझ सकते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो अशोक के ऊपर होगा, सम्राट अशोक के ऊपर में रहेगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे पिक्चर आएंगे, बहुत सारे जो इवेंट हुए हैं आपको उसके बारे में जानने का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लगभग 250 बीसी तक आ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे 250 बीसी तक हम लोग आ चुके हैं। अब जैसे मैंने टाइम ग्राफ में बताया था, ये एक कॉमन पॉइंट है, इसके पहले बीसी, इसके बाद एडी, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग प्री हिस्ट्री के इसके 10th क्लास 10 जो 10th क्लास के पहले जो भी आज 11th क्लास है, 10th क्लास तक हम लोग क्या पढ़े हैं, प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़े हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग वैदिक एज के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद जैनिज़्म के बारे में पढ़े हैं, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। जैनिज़्म बुद्धिज़्म जैसे ही कंप्लीट हुआ था मैंने महाजनपद के बारे में पढ़ाया है। महाजनपद के बाद हमने जैसे ही महाजनपद के बारे में बताया था तो उसमें से हरियंक डायनेस्टी उसके बाद है, 16 महाजनपद के बारे में बताया। फिर मगध डायनेस्टी, मगध आया और मगध पे आपको 6 डायनेस्टी रूल किया, हस्त मस्क बताया था। तो 6 डायनेस्टी सबसे पहला, उसके बाद महाजनपद, 16 महाजनपद के बारे में बताया। उसके बाद हरियंक डायनेस्टी के बारे में बताया। फिर उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी में बताया। और जब मैं हरियंक डायनेस्टी के बारे में बता रहा था उसके कंटेम्प्ररी में आपको बताया था एकमरीड डायनेस्टी जो ईरान का डायनेस्टी था, उसके बारे में बताया। उसके बाद आपको पता है कि हरियंक डायनेस्टी, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आया था, ठीक है। उसके बाद हरियंक शिशुनाग नंद डायनेस्टी आया है, नंद। और जब नंद आया था तो ग्रीक इन्वेजन चालू हो गया था, अलेक्जेंडर का इन्वेजन चालू हो गया था, तो आपको ग्रीक इन्वेजन के बारे में भी बताया था, हरियंक शिशुनाग नंदा। फिर आपको आ जाते हैं मौर्य, और मौर्य में मैंने लास्ट आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि हरियंक डायनेस्टी में बाऊ, जैसे बताया था मैंने, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ठीक है। तो ऐसे क्रोनोलॉजी बना के आपको याद रखना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप क्लास को रिवीजन बैक से कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि 326 बीसी में अलेक्जेंडर का इंडिया पे अटैक माना जाता है, बैटल ऑफ हाइडस्पस। हाइडस्पस झेलम रिवर का नाम है, ठीक है। झेलम रिवर को ग्रीक लोग हाइडस्पस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही देखेंगे ये 272 बीसी से लेके 200 लगभग 231 बीसी तक आपको अलेक्जेंडर अशोक का टाइम पीरियड है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और मौर्यन एम्पायर यहाँ से चालू हो जाता है 321 से 321 बीसी से लेके 184 बीसी तक मौर्यन एम्पायर चलता है। सबसे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, बिंदुसार के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। तो ये आपको कमेंट पे बताना है लास्ट क्लास का जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बिंदुसार कौन सा फिलॉसफी को फॉलो करते थे, ठीक है। चलिए अब हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप में इधर मैंने बहुत सारे पिक्चर्स लिए हैं जो कि आगे क्लास में आएगा और मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। चालू करते हैं हम अशोक के बारे में। अशोक के बारे में हम चालू करते हैं। लिखिए अशोक का टाइम पीरियड लगभग 272 बीसी से लेके 231 बीसी तक है, ठीक है। द ग्रेट अशोक, ग्रेट क्यों कि जब ये रूल करने आए तो इनके कंट्रोल में पूरा इंडिया था, पूरा इंडिया जो आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एरिया है सारा इनके कंट्रोल में था। और ये हमें कैसे पता चलता है अशोक के बारे में कि इनके कंट्रोल में पूरा ऑल ओवर इंडिया जो आज का पाकिस्तान है वो अफ़गानिस्तान सारा एरिया आता था। ये हमें इस वजह से पता चलता है क्योंकि
इनका जो रॉक एडिक्ट, जो इन्होंने रॉक पत्थर से चट्टानों पे पिलर पे लिखवाए हैं, पहले ये खोजा नहीं गया था कि इतना बड़ा राज्य साम्राज्य एक आदमी कंट्रोल करता था, वो भी कब, सोचिए 272 बीसी, मतलब कितना पुराना होगा ये भी सोचिए। अभी 2500 प्लस 200 लगभग 2800 साल पहले, 2800 साल पहले सोचिए ये पूरा भारत एक आदमी रूल करता था। ये इसके बारे में हमको कैसे पता चलता है? एडिक्ट से, रॉक एडिक्ट। मतलब ये अगर एक चट्टान है, उस चट्टान पिलर है, उस पिलर पे अशोक लिखवाए हैं अपने बारे में कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या काम किए, कैसे धर्म का प्रचार किए, वो सारे चीज़ के बारे में लिखवाए हैं। केव बनवाए हैं, लोमस ऋषि केव। तो ये सब जब हम आगे पढ़ेंगे अशोक के बारे में तो जानेंगे। तो ये सोचिए ये पूरा, ये जो एडिक्ट ऑफ अशोक है, ये पूरा अशोक का एडिक्ट है, जिसको बताता है कि अशोक का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ कुछ पॉइंट लिख लीजिए। अशोक आफ्टर 8 years of his kingship, 8 years of kingship, attack on Kaling was the most important event of Ashok reign, and its effect on Ashok has been described by Ashok himself in Rock Edict 13, सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ? जब वो अशोक 8 साल का अपने राजा 8 साल तक रूल कर लिया, उसके बाद वो क्या किया, वो कलिंग जो आज उड़ीसा में पड़ता है उस जगह पे अटैक किया। ठीक है, और ये इसमें लाखों लोग मारा, एक दिन में लगभग लाखों लोग को मारा गया अशोक द्वारा। एंड उनके काल में लिखा, अशोक रीन मतलब उनके काल में। एंड इट्स इफेक्ट ऑन अशोक हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अशोक हिमसेल्फ, और इसके बारे में अशोक खुद से रॉक एडिक्ट 13 में लिखवाए। ये पूछेगा रॉक एडिक्ट 13, ठीक है, पूछेगा कि कलिंग वॉर किस एडिक्ट में, रॉक के किस एडिक्ट में उसको मेंशन किया गया है। ठीक है, रॉक एडिक्ट 13, कलिंग वॉर को किस में मेंशन किया है? रॉक एडिक्ट 13 में। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया। तो जब अशोक 8 years ऑफ किंगशिप कर लिए तो उसके बाद वो कलिंग में अटैक किए, और लगभग नियर अबाउट 1 day में 1 लाख से ऊपर 1 लाख से ऊपर लोग को का डेथ हो गया उस वॉर में। और जैसे ही डेथ हुआ और उनका थोड़ा हृदय परिवर्तन होता है, और वो इस चीज़ को रॉक एडिक्ट 18 मतलब पत्थर है उस पर लिखवाए हैं। ठीक है, कलिंग वॉर के बारे में। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैसे ये वॉर ख़त्म होता है तो अशोक क्या किए? अशोक क्या किए? बुद्धिज़्म को एक्वायर कर लिए, क्योंकि बुद्धिज़्म उस समय बहुत ज़्यादा था, आगे था। क्योंकि आप देखो एक याद है 2 ऑलरेडी बुद्धिज़्म काउंसिल हो चुका था, अजातशत्रु करा चुके थे, ठीक है, हरियंग डायनेस्टी वाले। अब काल अशोक जो शिशुनाग डायनेस्टी के थे वो भी करा चुके थे। ठीक है, आप लोग का काम है ये दोनों का डेट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और अब ये अशोक 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कराएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ये काल अशोक थे, ये अशोक थे। चलिए, तो अशोक यहाँ से क्या हुए? बुद्धिज्म को एक्वायर कर लिए। लिखिए, अशोक इम्प्रेस्ड मतलब बढ़ावा देना, बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस, किसके इन्फ्लुएंस में आके? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट मॉन्क, कौन था बुद्धिस्ट मॉन्क? भिक्षुक। मॉन्क मतलब भिक्षुक। कौन था बुद्धिस्ट मॉन्क? बताइए। उपगुप्त।
उपगुप्त या इनको मुगलीपुत्र तिस्सा भी कहा जाता है, मुगलीपुत्र तिस्सा। कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो अशोक आपको एक्वायर किया बुद्धिज्म किसके इन्फ्लुएंस में? उपगुप्त या मुगलीपुत्र तिस्सा के इन्फ्लुएंस में। कोई डाउट नहीं है। देखिए क्लास बहुत दिन से रुका हुआ था, मैं समझ सकता हूँ, पेस बिगड़ जाता है, मेरा भी पेस बिगड़ गया होगा, बहुत दिन से मैं बिजी था वर्क में इसीलिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, जब अशोक ये धर्म को एक्वायर कर लिए बुद्धिज्म को, तो उनका जो फिजिकल कॉन्क्वायर था, फिजिकल मतलब जैसे आपको डायरेक्ट वॉर वगैरह लेके लड़ाई करना, जैसे कलिंग में डायरेक्ट अटैक कर दिए, अब वो डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे, अब वो अटैक नहीं करेंगे। अब किसी चीज़ को एक्वायर करना है तो धर्म के थ्रू करेंगे, धर्म का प्रचार के थ्रू वो क्या किए, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चालू कर दिए। पहले क्या था, फिजिकल कॉन्क्वायर था, अब क्या हो गया, धर्म के थ्रू कॉन्क्वायर हो गया, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट हो गया। कैसे हो गया, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। तो उसको लिखिए, मतलब समझ में आ गया कि पहले लड़ाई करके किसी चीज़ को जीता जा सकता है, उसके बाद कैसे जीता जा सकता है कि भाई अब हम अपना धर्म का प्रचार करके लोगों को अच्छा बता के अपने तरफ भी खींच सकते हैं। तो उनको बुद्धिस्ट पे जब अट्रैक्ट हुए तो ये चीज़ समझ में आए, तो वो क्या कि अबेंडेंट मतलब क्या होता है, रोक देना। ठीक है, पॉलिसी, अबेंडेंट पॉलिसी ऑफ फिजिकल कॉन्क्वेस्ट। अब फिजिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है, इन फेवर ऑफ पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब वो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट को हटा दिए कि नहीं नहीं भाई फिजिकली हमको किसी से लड़ उड़ के नहीं लिखना है, क्या कल्चरल, अपने कल्चर को आगे बढ़ा के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको क्या कहता है, कहा जाता था भेरी घोष, भेरी घोष, सॉरी भेरी घोष, रिप्लेस्ड बाई धम्म घोष। मतलब जो लड़ाई करके हम लोग जीतते थे उसको रिप्लेस कर दिया धम्म से, किसे, धर्म से। ठीक है, एज मेंशन्ड इन रॉक एडिक्ट 13। ठीक है, ये वही 13 नंबर रॉक में ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कि अशोक इतना ज़्यादा कलिंग वॉर के बाद परिवर्तन हुए कि वो आपको जो फिजिकल कन्क्वेस्ट था कि लड़ाई करके ही हम जीत सकते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया किसमें, धर्म घोष, मतलब धर्म का प्रचार करके मैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई राजा है तो कुछ तो हो, कुछ तो उनके पास लोग होंगे जो लोग, जैसे आज के टाइम में आप देखोगे जैसे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, तो क्या करते हैं, जब कोई क्राइम करता है तो उसको पनिश करते हैं ना। तो अब इनके टाइम पीरियड में कौन पनिश करता था, क्या करता था, उसके बारे में भी आप कुछ जान लीजिए। जैसे अपॉइंटेड अ क्लास ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, a class of administrative officer known as राजुक। कौन थे, राजुक, ये नाम याद रखिएगा। राजुक कौन था, एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफिसर था। ठीक है, ये क्या करता था, राजुक क्या करता था, ये अगर कोई, इनके पास ये पावर है, अगर कोई गलती करेगा तो उसको क्या करेगा, पनिश करेगा। वेस्टेड विथ पावर, वेस्टेड विथ पावर, power of rewarding and punishing people whenever necessary। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जब जरूरत पड़ेगा या तो लोग को प्रोत्साहन देगा, रिवॉर्ड करेगा या पनिश करेगा। किसका काम था, राजुक का। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब अशोक समय के साथ क्या कहने लगे, ये अपने को फादर ऑफ ऑल कहने लगे। फादर ऑफ ऑल मतलब हो गया पैटर्नल किंगशिप, मतलब मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही। इनके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए कि वो क्या करने, अपने को ही आइडल मानने लगे, वेरी हाई आइडल। लेकिन फिर भी सोसाइटी एक्सेप्ट करे तब तो चलिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अशोक
set up a very high idol for himself, अपने ही लिए, as paternal king, क्या पैटर्नल किंगशिप, ठीक है, इसका मतलब फादर ऑफ ऑल। या अब कहने लगे कि मैं सबका पिता हूँ, सबका केयर करता हूँ, सारे लोगों का केयर करता हूँ, ये अब वो लोगों को बताने लगे। तो इसका मतलब क्या वो इंडिकेट करना चाहते हैं ये फादर ऑफ ऑल पैटर्नल किंगशिप से, कि सोसाइटी में वेलफेयर ऑफ सोसाइटी चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी स्टार्टेड, कोई डाउट नहीं है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी स्टार्टेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि अब यहाँ से क्या हो गया, अशोक हम अब खुद को ही करने लगे फादर ऑफ ऑल, कि हम सबके पिता है। जैसे पिताजी हम लोग का केयर करते हैं, वैसे अशोक अपने को सबका पिताजी कहने लगा, अपने को किंग, पैटर्नल किंग बताने लगा कि मैं ही सबको कर रहा हूँ, केयर कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे आज ये सेकंड टॉपिक आता है आपको, अशोक एंड बुद्धिज्म। क्या, अशोक एंड बुद्धिज्म, कोई डाउट नहीं है, अशोक एंड बुद्धिज्म, क्या क्या अशोक बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस हुए, कैसे बुद्धिज्म को सबसे पहले वो क्या हुए, फिर क्या हुए, क्या क्या बुद्धिज्म के लिए किए, ठीक है, बुद्धा कल्चर को बढ़ाने के लिए क्या क्या किए, बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जब अशोक बुद्धिज्म को एक्वायर कर रहे थे, मतलब अडॉप्ट कर रहे थे, अपने धर्म को अडॉप्ट कर रहे थे, तो सबसे पहले वो डायरेक्ट मॉन्क नहीं बने, ठीक है। सबसे पहले वो क्या किए, उपासक बने। जो भी बुद्धिज्म को एक्वायर करता है सबसे पहले उपासक बनता है, कुछ दिन उपासक रहेगा, फिर कुछ दिन बाद वो भिक्षुक या मॉन्क बनता है, ठीक है, समझ में आए। कोई भी डायरेक्ट बुद्धिज्म को एक्वायर नहीं करेगा, पहले वो आप फॉलोअर रहोगे, फॉलोअर रहने के बाद डिसाइपल, मतलब फॉलोअर ले डिसाइपल, उपासक का फॉलो करोगे, फिर आप क्या बनोगे, मॉन्क। तो वो भी वही ट्रेडिशन फॉलो किए, तो उसको लिखिए, अशोक कन्वर्जन टू बुद्धिज्म वॉज ग्रेजुअल, मतलब वो ग्रेजुअली कन्वर्ट हुए बुद्धिज्म में, नॉट इमीडिएट। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली बन गए, पहले वो चेक कर रहे थे कैसा है क्या है। हैज़ ही फर्स्ट बिकम अ उपासक, शाक्य उपासक, मतलब ले डिसाइपल, पहले डिसाइपल फॉलोअर बने, एंड आफ्टर 2.5 years लेटर बिकम अ भिक्षुक। क्या बने उसके बाद, भिक्षुक, मतलब मॉन्क, कोई डाउट नहीं है। एंड गेव अप हंटिंग, जैसे ही अब जैसे शिकार वगैरह करना छोड़ दिया, आगे आएगा कि जब ये एक्वायर किए तो क्या क्या फीचर लोगों को बोले, आगे आएगा कि अब वो क्या क्या बोले कि अगर अब लोगों को क्या करना चाहिए, बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो तुमको क्या क्या करना चाहिए, वो लोगों को बताए थे, वो आगे आप लोग को पता चलेगा, भी बताएंगे। तो ये समझ में आ गया, वो डायरेक्टली बुद्धिज्म को नहीं एक्वायर किया, सबसे पहले वो क्या बने, शाक्य उपासक बने, मतलब डिसाइपल बने, फॉलो किए, फिर 2.5 साल बाद वो क्या बने, मॉन्क बने, भिक्षुक मॉन्क बने, और हंटिंग वगैरह अपना सब छोड़ दिए, ठीक है। आगे, ठीक है, ही डू धम यात्रा, ठीक है। धम यात्रा मतलब क्या होता है, जो भी फॉलोअर रहेगा किसी भी चीज़ के, जैसे आज कोई किसी का पार्टी का फॉलोअर है, ठीक है, बीजेपी का या कांग्रेस का या जन स्वराज का, आरजेडी का, किसी का भी पार्टी का फॉलोअर होगा, क्या करेगा, दूसरे लोगों को बताएगा कि देखिए आरजेडी का ये सोच है, ये विकास करेंगे। वैसे ही जब ये डिसाइपल बने थे तो सबसे पहले धम्म यात्रा, ये अपने धर्म के बारे में, बुद्धिस्ट धर्म के बारे में लोगों को बताते थे, कहाँ, ठीक है, धर्म यात्रा करते, कहाँ कहाँ गए थे बताने, सारनाथ, जहाँ पे भी बुद्धा मूव किए थे, सारनाथ याद है, सारनाथ, तो सारनाथ में फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा था, याद है, ठीक है, बोध गया बिहार, ठीक है, सारनाथ बोध गया,
और अदर सब प्लेस पे कौन गया था, ये गए थे। ठीक है, अशोक। हाँ, और अपने बुद्धिज्म धर्म के बारे में प्रचार कर रहे थे। कोई डाउट नहीं है। अब ये क्या किए कि अशोक क्या किए, जैसे जैसे एक तो खुद फॉलो कर रहे थे उसके, हाँ, और उसके बाद क्या किए, अब एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर दिए। ठीक है, हाँ, स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर दिए जो कि इस धर्म को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाने लगा, धम्म महामंत्रास, मतलब महामंत्री है धर्म के लिए, जो धर्म के बारे में बताएंगे। कोई डाउट नहीं है। क्या हो गया, अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर। कौन ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर दिए, ऑफिसर। ठीक है, कॉल्ड धम्म महामंत्रा। स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करे धम्म महामंत्रा टू प्रोपागेट धम्म among द सोशल ग्रुप। ठीक है, एक तो खुद कर रहे थे, अब उसके बाद क्या किया, एक स्पेशल ऑफिसर ही अपॉइंट कर दिए। कौन, धम्म महामंत्र कहा जाने लगा उनको। ठीक है, ठीक है, और ये क्या करते, धम्म महामंत्र या मंत्रीस, ये क्या करते थे, धर्म का, बुद्धिस्ट धर्म का क्या करते थे, प्रचार करते थे। ठीक है, लोगों के बीच में। ठीक है, सोशल ग्रुप के बीच में। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना। जैसे माइनर रॉक एडिक्ट, कहाँ पे ये मेंशन है, ये वाला धर्म महामंत्रा के बारे में। ठीक है, धर्म यात्रा के बारे में सब कहाँ मिलता है। जैसे धर्म यात्रा जो है ना, ये वाला, ये रॉक एडिक्ट 8 में मेंशन है कि रॉक एडिक्ट 8 में ये लिखा हुआ है कि ये धर्म का प्रचार करने लगे। ठीक है, कोई नहीं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जैसे आप भब्रू इंस्क्रिप्शन है एक, क्या है भब्रू इंस्क्रिप्शन। हाँ, तो भब्रू इंस्क्रिप्शन में ये यहाँ पे आ जाइए, तो भब्रू इंस्क्रिप्शन में क्या कहा गया था ना कि ये कन्वर्ट हो गए थे कलिंग के वॉर के बाद। कलिंग के वॉर के बाद ये 2 साल बाद अंडर द उपगुप्त या मोगलीपुत्तिशा, ये अपने को किस में कन्वर्ट कर लिए थे, बुद्धिज्म में। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बुद्धिज्म तो कन्वर्ट कर लिए थे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ये किस में लिखा हुआ है, भब्रू इंस्क्रिप्शन में, कि उपगुप्त या मोगलीपुत्तिशा के अंडर इन्फ्लुएंस में आके ये बुद्धिज्म को एक्वायर कर लिए थे कलिंग वॉर के बाद। भब्रू इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है। ठीक है, रॉक एडिक्ट 8 में लिखा हुआ है कि धर्म यात्रा ये चालू कर लेते। तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, भब्रू इंस्क्रिप्शन भी आप याद रख सकते हैं, भब्रू इंस्क्रिप्शन। ठीक है, शिलालेख। इसमें क्या था कि इसमें यही था कि कलिंग वॉर के 2 साल बाद, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ उपगुप्त और मोगलीपुत्तिशा, हाँ, ही एक्वायर्ड बुद्धिज्म। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ है, बुद्धिज्म, अब बुद्धिज्म के ऊपर जैसे अभी चल रहा है अशोक एंड बुद्धिज्म के प्रचार के लिए और क्या किए। ठीक है, सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा। कहाँ भेजे थे बताइए, श्रीलंका, टू श्रीलंका। ठीक है, सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका, श्रीलंका को की तरफ सेंड किया। हु प्लांटेड द ब्रांचेस ऑफ ओरिजिनल बोधि ट्री। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे बोधि ट्री कहाँ पे, गया में आप जाइए घूमिएगा, जहाँ बुद्धा को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, तो वहाँ से पेड़ को लेके जो मेन बोधि ट्री है उसको लेके कहाँ चले गए, मतलब उसका कुछ ब्रांच को लेके श्रीलंका में लगाए और उसको वहाँ से भी आगे बढ़ा। ठीक है, रिलेशन हो गया इंडिया श्रीलंका के एक तरह से। ठीक है, बोधि ट्री को कौन, उनका लड़का, अशोक का लड़का महेंद्र, और डॉटर, बेटी का नाम संघमित्रा। कोई डाउट नहीं है। सोचिए वहाँ से यहाँ तक आ गए तो पता चल रहा है ना जी
कि उसका कितना बड़ा कंट्रोल था। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल यही कहा थे, बताए थे आपको, कन्वेंट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध सम्मेलन, तीसरा बौद्ध सम्मेलन एट कहाँ होता है, पाटलिपुत्र, टू स्ट्रेंथन संघ, भाई सीधा प्रचार करने के लिए बुद्ध बताए थे आपको, बताए थे ए के हाँ, RVPK, MSMV और डेट। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जैसे अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक कनिष्क। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र आ गया ना। और ये कुंडलवन, महाकश्यप, शाबाकमी, मोगलीपुत्र या उपगुप्त, याद है ना नाम। देखिए तीनों नाम आ गया अशोक का समय, और टाइम पीरियड 250 BC। कोई डाउट नहीं है, सब पढ़ाया हुआ पीछे, आप देखिए क्लासेस, समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे में ये कहता है सेक्टर, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे जानते हैं कि अशोक जब धर्म का प्रचार कर रहे थे, वो बोले कि आप ये किसी को फोर्स नहीं किए कि आप एक्वायर कीजिए ही मेरे धर्म को। ठीक है, ठीक है, वो क्या किए, कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, वो धर्म को क्या बोले, कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स मतलब वो लोग को कहना चाह रहे हैं कि आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, धर्म नहीं एक्वायर कीजिए, लेकिन एक सभ्य आदमी बनने के लिए आप ये चीज़ को एक्वायर्ड कर सकते हैं। जैसे कोड ऑफ एथिक्स में बुरा नहीं बोलेंगे, हाँ, किसी को भला बुरा नहीं करेंगे, माँ बाप का सेवा करेंगे, एक कोड ऑफ एथिक्स है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि अशोक कभी ये नहीं कहें कि आप बुद्धिस्ट धर्म को एक्वायर कर लीजिए, फोर्स लोगों पे नहीं किए। ठीक है, ठीक है, ये इनका कहने का मतलब ये था, ये थोड़ा टिपिकल आपको फिलॉसफी में चल जा रहा है कि वो क्यों, क्योंकि ब्राह्मण डोमिनेंस अभी भी सोसाइटी में था, और ये अब लोगों को कहते कि आप फोर्सली आपकी बुद्धिज़्म में एक्वायर कीजिए, बुद्धिज़्म को बुद्धिज्म रिलीजन को आप लोग सब एक्वायर कीजिए, तो लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इनको ये पता था, तो वो क्या कहें, ये कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करने बोले, आचरण आप अच्छे रखिए, वो जो उसमें से अच्छा चीज़ है वो लोगों को फॉलो करने के लिए बोले, ना कि आपको रिलीजियन को एक्वायर करने के लिए बोले। ये चीज़ को थोड़ा टिपिकली आप ध्यान रखिएगा। वो अशोक बुद्धिज्म को, अशोक धर्म वॉज टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर एंड हेल्ड दैट इफ पीपल बिहेव वेल दे वुड अचीव हेवन। अगर वो अपना ये नहीं बोले कि आप धर्म एक्वायर करेंगे तभी आप हेवन में जाएंगे, ठीक है, स्वर्ग में जाएंगे। वो बोले कि आप अगर बिहेव अच्छे से करेंगे तो आप हेवन में जा सकते हैं। ही नेवर सेड दैट, वो कभी ये नहीं बोले टू अटेन निर्वाण, आप निर्वाण पाने के लिए यू हैव टू फॉलो बुद्धिज्म। ठीक है, आप एक कोड ऑफ एथिक्स, आप अलग लोगों की तरफ टॉलरेंस रहिए, तो आप क्या करेंगे, आप हेवन को प्राप्त कर लेंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, यही बोले। ठीक है, ये लोगों को नहीं बोले कि आप बुद्धिज्म धर्म को एक्वायर कीजिए। ये बुद्धिज्म वो धर्म को क्या कहने लगे, कोड ऑफ एथिक्स। धर्म नहीं कहे, वो कोड ऑफ एथिक्स कि आप इस आचरण को फॉलो कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया कि आप बुद्धिज्म को, धर्म को मत एक्वायर, कोड ऑफ एथिक्स को अपनाइए, आचरण को अपनाइए, माँ बाप का सेवा कीजिए, लोगों का भला कीजिए, जानवरों को मत मारिए, ये कोड ऑफ एथिक्स हो गया। ठीक है, ये नहीं बोले कि आप बुद्धिज्म धर्म को एक्वायर कर लिए। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि अभी ब्राह्मण सुप्रीमेसी सोसाइटी में है। ठीक है, अशोक धर्म में भी समन एज फॉलो। कहने का मतलब अशोक का धर्म क्या था, ये धर्म जो कोड ऑफ एथिक्स तक क्या था, इसके बारे में लिखिए।
सर्विस टू फादर एंड मदर, माँ बाप का सेवा। बताइए लोग फॉलो करेगा कि नहीं? तो कुछ लोग एक्सपायर हुए, ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिस अहिंसा, ठीक है। लव, ठीक है, अहिंसा को, हिंसा हिंसा ना करो, लव करो, हाँ। रिस्पेक्ट टू टीचर, ये इनका धर्म का कोड ऑफ रिस्पेक्ट। आप अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट करो, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, प्रोहिबिशन मतलब रोक लगाना, ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस मतलब जानवरों को मत मारो, ठीक है। सेक्रीफाइसेस एंड स्लॉटरिंग, स्लॉटरिंग तो आपको पता होगा, काटना। देखिए प्रोहिबिशन ऑफ फेस्टिवल गैदरिंग, जो फेस्टिवल में हम लोग गैदरिंग एक संग इकट्ठा होता है उसको भी मना कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट्स, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। सर्वेंट जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उसको रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्मा, धर्म के थ्रू कॉन्क्वेयर किए लोगों को इंस्टेड ऑफ वॉर। आपको पता है वॉर छोड़ के, ये तो पहले भी बताया आपको। कॉन्क्वेस्ट ऑफ धम्मा, धर्म का प्रचार करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ना कि वॉर के थ्रू डरा के, ठीक है। और जो कंधार इंस्क्रिप्शन है, पूछेगा कौन सा इंस्क्रिप्शन अशोक के धर्म को सक्सेस के बारे में बताते हैं। कंधार इंस्क्रिप्शन किसके बारे में? कौन? कंधार इंस्क्रिप्शन, ठीक है, शिलालेख। speak about the success of his policy। जो कंधार इंस्क्रिप्शन में पत्थर पे लिखा हुआ मिला है कि यहाँ पे जो आपको हंटर थे और फिशरमैन थे, ये क्या किए? गेव अप हंटिंग एंड स्टार्ट एग्रीकल्चर। समझ में है कि जब आपको ये धर्म का प्रचार कर रहे थे तो उन इस धर्म के प्रचार को सक्सेस बताते हुए कि हाँ भाई ये बहुत लोग अपना क्या कहा जाता है, हंटिंग और फिशिंग में, जो फिशरमैन होंगे वो फिशिंग छोड़ के, क्योंकि जानवर को मार रहे हैं, तो ये सब छोड़ के क्या क्या चालू कर दिया? एग्रीकल्चर। किस में लिखा हुआ है? कंधार इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ें, ठीक है। हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आते हैं। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मौर्यन मतलब मौर्यन टाइम में कौन कौन 3 राजा भी हो गए? किस बता दिए? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, बिंदुसार और अशोक। कोई डाउट नहीं है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन था? चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेनली हम लोग कब से जानते हैं? हाँ, कैसे जानते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? तो इसके बारे में हम लोग बहुत सारे बुक इस समय लिखे जाने लगे थे। तो कौटिल्य का बुक और अर्थशास्त्र, बुक अर्थशास्त्र, कौटिल्य किसके समय था? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र और मेगस्थनी का बुक इंडिका। याद है आपको मेगस्थनी कौन था? ये दोनों किताब से हम लोग क्या जानते हैं? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मौर्यन में कैसे काम चलता था, काम वगैरह कौन क्या करता था, राजा मंत्री कौन था, क्या था, लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता था, ठीक है, ट्रेजरी कौन देखता था,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दो टाइप में देखेंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे चलता था, एक प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, जैसे अभी भी देखते हैं सेंट्रल और स्टेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या चलता था। ठीक है, मोनार्की यहाँ पे था। ठीक है, मोनार्की था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, मोनार्की यही होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं था। ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्की इसका मतलब क्या हुआ, राजा तानाशाह नहीं था। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। मोनार्की था लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं था। राजा अगर कुछ काम करता था तो वो मंत्री लोग से और अपने पुरोहित पृष्ठों से पूछ के ही कोई डिसीजन लेता था। ठीक है, मोनोपोली नहीं था राजा का, एकाधिकार नहीं था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ऑलरेडी जानता था कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे धनानंद इसके पहले था, चंद्रगुप्त मौर्य के पहले धनानंद था, वो मोनोपोली करके बैठा था, तो उसी चीज को ब्रेक किया ये। ठीक है, देखिए मोनार्की was supported by Kautilya, however he did not stand for royal absolution. रॉयल एब्सोल्यूटिज्म के पे वो बिलीव नहीं करता था, एंड एडवोकेटेड किंग टू टेक एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर। समझ में आ गया, इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब जब राजा को कंटिन्यू ऐसा नहीं था कि आप अपना मोनोपोली करेंगे। ठीक है, आप राजा हैं, तो ये तो था कि मोनार्की था, राजा का बेटा राजा, लेकिन ये नहीं, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं था, रॉयल एब्सोल्यूटिज्म नहीं था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं था कि राजा अपने मन से डिसीजन लेंगे, राजा एडवाइस लेंगे, किससे, मिनिस्टर से, जो और भी इनके लोअर बराबर में मिनिस्टर से, उनसे एडवाइस लेके ही कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, देखिए अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हम जैसे आज भी कॉल्ड मंत्रिपरिषद, आज भी कहा जाता है ना मंत्रिपरिषद, ये वर्ड यहीं से लिया गया है। आज भी देखेंगे पीएम मंत्रिपरिषद से डिसीजन लेके ही कोई डिसीजन लेते हैं, वैसे ही अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल्ड मंत्रिपरिषद असिस्टेड द किंग, राजा को बताते थे इन एडमिनिस्ट्रेटिंग मैटर। कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिंग मैटर में राजा का सहयोग करते थे कौन, मंत्रिपरिषद, और राजा इनके सहयोग लेके ही काम करते थे। ठीक है, अब ये जो मंत्रिपरिषद काउंसिल था वो किससे मिलके बनता था, काउंसिल कंसिस्ट ऑफ किस चीज़ से बनता है, पुरोहित, पुराने जो पंडित वगैरह जो जिनको नॉलेज ज़्यादा है, पुरोहित, महामंत्री जो मंत्री से भी सीनियर, महामंत्री, सेनापति एंड युवराज। ठीक है, वैदिक टाइम में भी यही सिनेरियो था कि जो राजा था वो एडवाइस लेके ही काम करता था। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि वो सब ये काउंसिल के मेंबर थे, 5-6 आदमी जो राजा को क्या करते थे, एडवाइस देते थे अगर कोई मैटर होता था कि राजा को क्या करना था, राजा स्वयं डिसीजन नहीं लेते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिविल सर्वेंट, अब यहाँ पे देखिए सिविल सर्वेंट नोन एज अमात्य, जैसे आज आईएएस कहते हैं ना जिसको, आईएएस आईपीएस, तो उस समय अमात्य कहते थे। ठीक है, वेयर अपॉइंट, इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए आपको सोच समझ के ना चलाइएगा, हर जगह आपके लोग रहने चाहिए ना, तब ना आप कंट्रोल कर पाएंगे। वेयर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर
डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन and their selection method was given by कौटिल्य। इसका मतलब हो गया कि अमात्य जो थे उनको अपॉइंट किया गया था कि आप डे टू डे एक्टिविटी कार्य एक जगह का, जैसे आज आईएएस है, आईपीएस है, वो हर जगह का कोई लॉ एंड ऑर्डर देखता है। जैसे आईपीएस लॉ एंड ऑर्डर रेगुलर का देखता है, कोई क्राइम ना हो। पुलिस होता है, आईएएस होता है जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी देखते हैं, कोई चीज़ को कहाँ काम लगाना है। वैसे ही है, वैसे ही अमात्य का काम था, ठीक है। और इनका सिलेक्शन मेथड कौन डिफाइन किया था? कौटिल्य। ये बहुत टफ सिलेक्शन मेथड था, सक्सेस रेट बहुत कम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आइए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अमात्य से भी पूछेगा कि सिविल सर्वेंट ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम कॉल्ड अमात्य, तो नाम याद होना चाहिए अमात्य, ये अमात्य, ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिखिए समहर्ता, ये दो नाम याद रखना आपको, समहर्ता और सन्निधत्त, ठीक है। ये कौन था? चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कौन था? चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सन्निधत्त कौन था? हाँ, कस्टोडियन ऑफ स्टेट ट्रेजरी, मतलब वो ट्रेजरी को देखता था। कौन? ट्रेजरी एंड स्टोर हाउस, ये ट्रेजरी वर्ड रखिएगा। कोई डाउट? सन्निधत्त, ठीक है। सन्निधत्त शनि भगवान से लिंक करके याद रखिएगा कि वो आपका ट्रेजरी को मेंटेन करते हैं। और समर्थ क्या था? रेवेन्यू डिपार्टमेंट, चीफ है। कौन है? चीफ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वही द चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हाँ, जो कलेक्ट करता था रेवेन्यू। कौन? समर्थ, ठीक है। कलेक्ट करना अलग है। कस्टोडियन स्टेट ट्रेजरी स्टोर हाउस सन्निधत्त का काम क्या था? वो आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा ट्रेजरी को, ठीक है। समर्थ का काम क्या है? कलेक्ट करना पैसा को, ठीक है। अब आ जाइए आप यहाँ पे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। अब ये वर्ड है अध्यक्ष, ठीक है। ये ऑफिसर थे जो कॉमर्स और इंडस्ट्री वॉज कंट्रोल्ड बाय अध्यक्ष। कॉमर्स और इंडस्ट्री मतलब कस्टम ड्यूटी, फॉरेन अफेयर, वेट, मेजर, कौन कर सकता? ठीक है, अध्यक्ष। एवरी डिपार्टमेंट हैज़ डिफरेंट अध्यक्ष, ठीक है। ये क्या करते थे? कॉमर्स इंडस्ट्री के चीफ थे, ठीक है, ऑफिसर थे। कौन? अध्यक्ष। आज भी देखते हो कि किस हर डिपार्टमेंट में एक अध्यक्ष होता था, चीफ होता है, चीफ ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। उसको हम आज भी अध्यक्ष करते हैं, तो नाम से ही समझ में आ जाएगा अध्यक्ष, ठीक है। जुडिशियरी, उसके बाद क्या आ जाएगा? जुडिशियल अध्यक्ष में लिखना है, लेकिन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मतलब कस्टम ड्यूटी, फॉरेन अफेयर, वेट वॉज कंट्रोल्ड बाय अध्यक्ष, ऑफिसर कॉल्ड अध्यक्ष, ठीक है। अब आ जाइए जुडिशियरी। क्या आ जाइए? जुडिशियरी, ठीक है। जुडिशियरी कौन देखेगा? मतलब जज वगैरह का जो काम होता है। कौन? जुडिशियल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैपिटल इन मौर्यन टाइम वॉज नोन एज धर्माधिकारी। कौन? धर्माधिकारी, लिख दीजिए। जुडिशियल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब वहां पे भी तो कोर्ट होगा, इतना बड़ा है साम्राज्य, किसी को तो पनिशमेंट देना होगा। एट कैपिटल में इन मौर्यन टाइम वाज नोन एज धर्माधिकारी। क्या कहेंगे? धर्माधिकारी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। और ये तो मेन कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट। और सबऑर्डिनेट कोर्ट किसके अंदर रहेगा?
सबऑर्डिनेट कोर्ट रहता है वॉज अंडर, कौन किसके अंदर रहेगा बताइए। आज अभी जो अगर सबसे पहला केस करता है तो कहाँ, आईएएस के ऑफिसर में चलता है कि नहीं, तो अमात्य के अंदर रहेगा। किसके अंदर रहेगा, अमात्य, ठीक है, अमात्य के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट रहेगा। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। अब ये सेंट्रल कंट्रोल हो गया, अब आइए प्रोविंशियल और लोकल लेवल पे, ठीक है, प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाइए। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइड था। कितना, 4 प्रोविंसेस, 4 प्रोविंसेस विथ कैपिटल क्या, 4 प्रोविंसेस था, उसका कैपिटल क्या कहता है, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी और कलिंग। ये 4 कैपिटल इसका, प्रोविंसेस का, 4 प्रोविंस 4 कैपिटल, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी। देख लीजिए मैप, इसलिए डायग्राम रखे हैं, देखिए होगा, देखिए तक्षशिला, ठीक है, उज्जैन एमपी, स्वर्णगिरी देखिए कर्नाटका में पड़ता है ये, ठीक है, और ये कलिंग, ठीक है, उड़ीसा के आसपास। समझ में आ गया, आगे बढ़े, कोई दिक्कत। जो प्रोविंशियल का गवर्नर था वो रॉयल फैमिली से अपॉइंट होता था, जो वहाँ का राजा ये होगा तो गवर्नर होगा ना जी, प्रोविंशियल गवर्नर वेयर अपॉइंटेड फ्रॉम रॉयल फैमिली। आज भी होता है भाई, रॉयल फैमिली, जो बड़ा नामी ग्रामी होगा उसी के परिवार से अपॉइंट होता था। कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ हमको ध्यान से रखिए, तो ऐसा सुन लीजिए, जो आगे काम भी है, मतलब सिंपल में, जो प्रोविंसेस था, ठीक है, वो किसके कंट्रोल में है, गवर्नर, किसके कंट्रोल में, गवर्नर। गवर्नर कौन होता था, जो उस प्रोविंसेस का नामी ग्रामी रॉयल फैमिली होता था, उसी का कोई लड़का गवर्नर होगा, ठीक है, राजा उधर का गवर्नर होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोविजन के अंदर आ गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता था बताओ। ये तो वहाँ का हो गया, लेकिन अब ये जो आएगा राजुक, ये कौन अपॉइंट करता था, याद है ना, अमात्य राजुक। ये आईएएस ऑफिसर, वही सेंट्रल लेवल पे कौन था, अमात्य, और स्टेट लेवल पे कौन है, देखिए राजुक, ठीक है, राजुक, या आपको इसको युक्तास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युक्तास। कोई डाउट नहीं है। ये भी क्या करेगा, रिवॉर्डिंग एंड रिवॉर्ड करेगा या पनिशमेंट देगा। ये सेंट्रल लेवल पे ये कौन करता था, अमात्य। स्टेट लेवल पे कौन कर रहा है, देखिए राजुक और युक्तास। जैसे सेंट्रल लेवल पे आईएएस, स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है ना एसडीएम, सेंट्रल लेवल पे आईपीएस, स्टेट लेवल पे डीएसपी, ठीक है, वैसे राजुक और युक्तास जो है स्टेट लेवल पे है, और सेंट्रल लेवल पे कौन था उस समय, अमात्य। कौन था, अमात्य। कोई दिक्कत नहीं है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कौन देता है, विलेज लेवल पे आ जाइए, कौन देखता था, ग्रामीणी, कौन, और या गोपा, इसको कहा जाता है। जो यहाँ पे जो आदमी को रखा जाता था उसको क्या कहते थे, ग्रामीणी या गोपा। ये 10-12 विलेज को देखता था। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया तो लिख लो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अंडर कंट्रोल, अंडर द चार्ज ऑफ राजुक। कोई डाउट नहीं है, राजुक, हु इंटर्न असिस्टेड बाय युक्तास। ये युक्तास इसको सपोर्ट करता था, उससे थोड़ा सा लोअर होगा, ठीक है। जैसे इंस्पेक्टर आपको डीएसपी को सपोर्ट करता है कि कंट्रोल काम के बारे में बताता है क्या क्या हुआ है कि नहीं काम, वैसे ही युक्तास राजुक को बताता था, ठीक है। और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन युक्तास को ही कहते थे, और सबऑर्डिनेट ऑफिसर कहा जाता है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर। कोई डाउट नहीं है।
विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? देखिए आप बता दिए, ग्रामीणी, ग्रामणी। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन हैंड ऑफ, किसके हैंड में था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन? ग्रामीणी के हैंड में था। किसके हैंड में था? ग्रामीणी। एंड ऑफिशियल सुपरवाइजर कॉल्ड, क्या कहेंगे बताइए? एंड हिज ऑफिशियल सुपरवाइजर कॉल्ड गोपा। क्या कहेंगे? गोपा। लिखा है ग्रामीणी गोपा, गोपा इसको सपोर्ट करता तो गोपा, गोपा। हेड ऑफ, जो इसको सब बताता था, हेड ऑफ 10 से 12 15 विलेज का, ठीक है, गोपा कहेंगे। राजू का भी ड्यूटी था क्या? राजू का भी ड्यूटी था कि धर्म का प्रचार करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आपको। अब हम पढ़ेंगे, ये हो गया आपको क्या क्या पढ़े अभी हम, प्रोविंसेस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, कि मौर्यन में आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या क्या डेवलप्ड हुआ था मौर्यन टाइम में। हाँ, इसका और ज़्यादा इलोबरेटेड वे में आर्ट एंड आर्किटेक्चर अलग से मैं टॉपिक लाऊंगा, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे ओवरव्यू जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, मौर्यन आर्ट में आर्किटेक्चर में क्या क्या था, ठीक है। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे क्या। सबसे पहले यूज ऑफ स्टोन, यहाँ पे क्या यूज होने लगा? स्टोन का यूज होना, ठीक है, यहाँ पे स्टोन का यूज होना चालू हो गया, ठीक है। जैसे तो इसीलिए मौर्यन टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड अर्बनाइजेशन। क्यों? क्योंकि पत्थर का यूज होना चालू हो गया, ठीक है। यूज ऑफ स्टोन, ठीक है, यूज ऑफ स्टोन, कोई डाउट नहीं पत्थर का। टू मेक मोन्यूमेंट started in the time of Ashok, ठीक है। तो इस जो पत्थर था वो स्टोन नॉट यूज्ड इन आईवीसी, आईवीसी में ब्रिक यूज होता है, स्टोन नहीं, ठीक है, ठीक है, ब्रिक पत्थर यूज हुआ था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते थे? सेकेंड अर्बनाइजेशन। क्या कहा जाता है? सेकेंड अर्बनाइजेशन। अब यहाँ पे हाईली पॉलिश्ड एक बड़ा सा पत्थर यूज होता था, और इसमें क्या लिखा जाता था? आपको शिलालेख वगैरह लिखा जाता था इस पे, ठीक है, पत्थर पे, ठीक है। हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथ, ठीक है, स्लाइटली, देखो हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथ, मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, लिथ मतलब पत्थर। ये पत्थर जो रहता था हाईली पॉलिश्ड होता था, और ऊपर से थोड़ा टैप होता था, मतलब ऐसे टैप टाइप का होता था, ठीक है। स्लाइटली टैपरिंग रॉक पिलर, और इसी पे अपने बारे में अशोक जहाँ पे भी अटैक करते थे उसके बारे में, जहाँ हम यात्रा करते थे उसके बारे में लिखते थे इसमें, ठीक है। सारनाथ पिलर, सारनाथ पिलर के बारे में आपको पता है, 4 जो लायन है उसमें देखे होंगे, 4 लायन, ठीक है, स्टैंडिंग बैक टू बैक, 4 लायन स्टैंडिंग बैक टू बैक विथ स्मॉल लायन, एलिफेंट, बुल एंड हॉर्स इन सर्कल, और वो जो अशोक चक्र था, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारनाथ में टोटल 5 लायन, कितना? 5, कितना? 5, ठीक है, देखिए होगा 1 2 3 और पीछे 4। यहाँ पे एक अशोक चक्र हो गया, और क्या कहता है? एलिफेंट है, ये एलिफेंट होगा, ठीक है। लायन होगा एक छोटा सा, एक 4 तो बड़ा और एक यहाँ पे लायन होगा, 5 लायन है। एलिफेंट, बुल बैल, हॉर्स घोड़ा, ये इस फिगर में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, देख लिए आप, ठीक है, आगे बढ़िए।
अब यहाँ पे आइए, लोमस ऋषि केव है, कौन सा है? लोमस ऋषि केव। लोमस ऋषि केव क्या है? इन बराबर हिल, बराबर हिल नियर बोध गया, बोध गया के पास, प्रेजेंटेड टू आजीवक। लोमस ऋषि केव इन बराबर हिल नियर बोध गया, ठीक है, जिसे आपको पता है प्रेजेंटेड टू आजीवक सेक्ट, ठीक है। ये जो लोमस ऋषि केव कहाँ है? बोध गया में है, और ये अशोक के समय बना था। ये आजीविक सेक्ट को दिया गया था, जिससे इनके पिताजी आजीवक को फॉलो करते थे ना, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार आजीवक सेक्ट हो, तो इसके लिए लोमस आजीविक सेक्ट मतलब एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड वगैरह, जो पहले से ये है, आप कुछ भी करिए वो आपका ये नहीं है, देखिए, मतलब कोई आप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये है लोमस ऋषि केव, ये डायग्राम देखिए, कितना बड़ा पत्थर है, ठीक है, और इसके अंदर ये जाने का रास्ता है, अंदर से देखिए कितना चिकना दिख रहा है ये मटेरियल, ठीक है। ठंडा हो, गुफा हो, इसमें बैठ के ध्यान करते थे बुद्धिस्ट लोग, ठीक है, आजीविक सेक्ट के लोग, बुद्धिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया आपको? लोमस ऋषि केव देख लिए, कहाँ पे है? बराबर हिल में, बोध गया, और आजीवक सेक्ट के लिए बनाए थे, ठीक है। रिमेन्स ऑफ पिलर्ड पैलेस एट कुम्हरार नियर पटना, ठीक है। पिलर्ड पैलेस पाया गया। इसमें क्या था कि नीचे पत्थर था, उस ऊपर में पिलर था बड़ा बड़ा, ये मेंशन किया गया था, मेगस्थनी वगैरह इंडिका किताब में लिखा था। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ, लकड़ी का बना था ऊपर वाला, तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन पत्थर है नीचे वाला, इसीलिए उसको रिमेन्स ऑफ पिलर्ड पैलेस कहा जाता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम होगा, देखिए फिर से, रिमेन्स ऑफ पिलर्ड पैलेस, देखिए ये वाला देख रहे हैं, ये सब ऊपर लकड़ी का था, ये इसके ऊपर लकड़ी था, लेकिन ये सब कहाँ गया? गायब हो गया। लकड़ी तो ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, देखिए ये जगह, ठीक है, 2 मंजिला था, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे देख लिए गिरनार इंस्क्रिप्शन, ये देखिए बड़ा सा पत्थर है गिरनार, इसी को गिरनार गुजरात में है, ठीक है। इस पर ये देखिए लिखा होगा, इसमें जूम करके देखिए ना, इसमें लिखा हुआ है, इसी को गिरनार इंस्क्रिप्शन, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कौन सा लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ। कौन सा लिपि में लिखा हुआ है? ब्राह्मी लिपि। कोई डाउट है? ये प्राकृत लैंग्वेज, कोई डाउट नहीं है, ब्राह्मी लिपि में गिरनार इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक के टाइम में लिखा गया है, गिर में, गिर गुजरात में, गिर नेशनल पार्क, उससे भी याद रखते हैं। गिरनार इंस्क्रिप्शन, गिरनार इंस्क्रिप्शन कहाँ है? गुजरात में है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ब्राह्मी लिपि में किस में है? ब्राह्मी लिपि, प्राकृत लैंग्वेज। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सांची स्तूपा, सांची स्तूपा और अदर स्तूपा भी इस समय बना, ठीक है। लोमस ऋषि केव तो बता ही दिए आपको। ये देखिए सांची स्तूपा भी देख लीजिए, ये देखिए सांची स्तूपा, ये देखिए स्तूपा, सांची स्तूपा है अशोक का, जहाँ रेमिटेड्स नाखून वगैरह, बॉडी वगैरह रख के इसके ऊपर ऐसे ढक दिया जाता है। स्तूपा के बारे में आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ेंगे। डायग्राम देखते चलिए, ये ब्राह्मी लिपि हो गई, ये कुम्हरार का केव हो गया, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और ये आपको हो गया पिलर पैलेस, ये देख ही लिए, गिरनार इंस्क्रिप्शन देख लिया, ये लोमस ऋषि के ये हो गया आपको, सांची स्तूपा हो गया। यहाँ पे देखिए ये आपको अजंता एलोरा का केव है। एक तरह से आपको ये पता होना चाहिए क्या कहा जाता है। ये देखिए ये पंच मार्क कॉइन है, पंच मार्क मतलब एक पत्थर लेके उसमें एक डिज़ाइन का पंच मार्किंग कर देते हैं। उससे क्या हो गया, ऐसे ठप्पा टाइप रहता है वो निकला हुआ, उससे मार्किंग कर देते थे तो डिज़ाइन बन जाता था और ट्रेडर इससे ट्रेड करते थे, ठीक है। ये क्या है, एक चैत्य और विहार होता है, चैत्य और विहार। तो चैत्य होता है प्रेयर हॉल और विहार होता है डॉर्मेट्री, जहाँ लोग रहते, मतलब जो मॉन्क रखते थे, ठीक है। और ये तो रॉक एडिक्ट हो गया, रॉक एडिक्ट में तो आगे आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए।
तो चैत्य और बिहार भी बहुत सारा पढ़ा। नंबर ऑफ चैत्य एंड बिहार बिल्ड। चैत्य एंड बिहार, आपको पता है चैत्य क्या होता है? चैत्य मतलब होता है प्रेयर हॉल, जहाँ लोग बैठ के प्रेयर करते थे। बिहार मतलब डॉर्मेट्री, जहाँ सोते वगैरह थे जो भी मॉन्क होते थे। ठीक है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पंच मार्क पॉइंट दिखा दिए। पंच मार्क पॉइंट बता दिए क्या होता है। ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते थे, कोई डाउट नहीं है। टेराकोटा आर्किटेक्ट, टेराकोटा तो आपको पता है, चिकनी मिट्टी को गर्म करके ये करके खिलौना वगैरह बनाया जाता था। मॉडर्न टाइप में भी था। ठीक है, अब आप आ जाइए एडिक्ट ऑफ अशोक। क्या? एडिक्ट अशोक। ठीक है, 13 रॉक एडिक्ट आपको पता है किस लिए था? कलिंग वॉर के बारे में। आइए आप 33 इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर और बोल्डर्स और कार्वेल, टोटल 33 इंस्क्रिप्शन पाया जाता है अशोक का, चाहे वो पिलर पे हो, वॉल पे हो, हर जगह डिफरेंट जगह हो, तो वो 33 पिलर इंस्क्रिप्शन शिलालेख लिखा हुआ पाया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? जैसे आप देखिए ब्राह्मी लिपि में था, गिरनार इंस्क्रिप्शन देखे थे, तो प्राकृत लैंग्वेज या प्राकृत से ही क्या निकला? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। किसके बारे में? अशोक के एडिक्ट के बारे में। ठीक है, आगे आइए। नॉर्थ वेस्ट एरिया में जाइएगा आप तो खारोष्टी स्क्रिप्ट मिलेगा। कौन सा स्क्रिप्ट मिलेगा? खारोष्टी स्क्रिप्ट, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, खारोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में पता है, तो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है खारोष्टी। ठीक है, देखिए केवल कुछ ही जगह अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है, उसमें से वन ऑफ देम है नेम ऑफ अशोक। नेम अशोक ऑकर ओनली इन फ्यू माइनर एडिक्ट। नेम अशोक ऑकर ओनली इन फ्यू माइनर एडिक्ट। कौन सा? एक है मस्की कर्नाटक। ये तो नाम आपको याद ही है, MASK है मस्की कर्नाटका में। ये इसमें क्या है? मस्की कर्नाटका में आपको अशोक नाम मेंशन है। अशोक ऐसे क्या नाम मेंशन है? देवनम प्रियदर्शी। तो नेम ऑफ अशोक ओनली इन फ्यू माइनर एडिक्ट। ठीक है, जैसे मस्की कर्नाटका में एक एडिक्ट है, उसमें अशोक नाम लिखा हुआ है, और ज़्यादातर क्या नाम लिखा रहता है? देवनम प्रियदर्शी मतलब होता है डियरर टू गॉड, भगवान को प्यारा। ज़्यादातर जगह क्या है? मोस्ट प्लेसेस देवनम प्रियदर्शी। क्या नाम है? देवनम प्रियदर्शी मतलब डियरर टू गॉड। क्या कहेंगे? डियर टू गॉड, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक वेयर फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप इन 1837। मतलब इंस्क्रिप्शन जो अशोक का इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक है, जो शिलालेख है अशोक का, फर्स्ट डिसाइफर्ड पत्थर के, मतलब ये जो, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे कि 1837 के पहले इतना बड़ा साम्राज्य एक लोगों के कंट्रोल में था इंडिया का, यहाँ से लेके पूरा इंडिया एक आदमी के कंट्रोल में था, इसको कोई जानता नहीं था। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो ये सारे पत्थर को स्टडी किए और देखे कि यहाँ पे एक ही नाम लिखा हुआ है, एक ही जन के बारे में लिखा हुआ है, तो उनको पता चला कि ये सारा कंट्रोल पूरे भारत का एक आदमी के पास था, वो थे अशोक। और ये कब डिसाइफर्ड हुआ सारे पत्थर के बारे में? 1837 में। कौन किया? जेम्स प्रिंसेप, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये सारे पिलर्स जो हैं, आप यहाँ पे आइएगा, देखिए ना, ये यहाँ आइए, देखिए आगे ना, देखिए ये जैसे आप देखिए गिरनार इंस्क्रिप्शन, जो गिर का पत्थर है, देखिए गिरनार इंस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पे आ जाइए
अमरावती में है। देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स रेक्टेंगुलर स्क्वायर बॉक्स है एक, वो है मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट। ये जो ट्रैंगुलर है ये पिलर एडिक्ट है, और ये जो वाइट में ये माइनर रॉक एडिक्ट है। देखिए इधर कितना सारा माइनर रॉक एडिक्ट है। यहाँ पे गिरनार है, यहाँ पे खंडार है, यहाँ पे शहबाजगढ़ी है, यहाँ पे कलसी है, दिल्ली में है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं धौली, तो ये क्या है, ये पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब इसको जेम्स प्रिंस से पढ़ा तो समझ पाया कि इतना दूर का एरिया एक आदमी कंट्रोल करता था, समझिए। तो ये इंस्क्रिप्शन का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे आज भी देखते होंगे गांव में घर बनता है तो वहाँ पे डेट और ये लिख दिया जाता है ना, कि कौन बनवा रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह समझिए। अब तो हम लोग हिंदी समझ रहे हैं, लेकिन उस समय अब हमारे मान लो सबका डेथ हो गया, तो उसके बाद जो आएगा वो भी धीरे धीरे उसको डिसाइफर करके पढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सोर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। देखिए क्लास थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत दिन से क्लास नहीं हुआ, इसीलिए क्लास लंबा जा रहा है। और ज़्यादा टॉपिक नहीं है, सोर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर है और डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर है। उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। पहले आप देख लिए सोर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। सोर्स मतलब क्या होता है, कहाँ से मौर्यन एम्पायर के बारे में आपको पता चला। ठीक है, सोर्सेस हम लोग को कहाँ से पता चला। ठीक है, कैसे, कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से पता चलता है कि नहीं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र क्या पता चलता है हमको। ये रिटेन इन संस्कृत, कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, रिटेन इन संस्कृत बाय, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा है, संस्कृत में लिखा गया, किसके द्वारा, चाणक्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। ठीक है, द्रमणाचार्य क्या है, धर्मेंद्राचार्य, धर्मेंद्राचार्य, या इंडिया माकियावेली, या कौटिल्य। सोचिए कौटिल्य का कितना सारा नाम था, इसीलिए चाणक्य भी कौटिल्य को कहते थे, विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, धर्मेंद्राचार्य भी कहा जाता था, इंडियन माकियावेली। ठीक है, ये जो माकियावेली थे ये इटालियन राइटर थे। हाँ, तो ये इंडियन मतलब माकियावेली एक इटालियन राइटर थे, जो बताते थे कि राजा को कैसा पॉलिसी बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, हमको तो लगता है कि ये हो गया इंडियन माकियावेली, चाणक्य, विष्णुगुप्त, हाँ, धर्मेंद्राचार्य, ये नाम आपको याद होना चाहिए। कौटिल्य, ये कौटिल्य का ही नाम था। ठीक है, तो पूछे अर्थशास्त्र कौन लिखा है, तो ये सारा नाम दे सकता है इसको छोड़ के। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अर्थशास्त्र जो किताब है वो 15 बुक है एंड 180 चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर 15 किताब होता है, अर्थशास्त्र के अंदर ही 15 किताब है, 180 चैप्टर है, 3 मेजर सेक्शन में डिवाइड है, 3 मेजर सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, क्या क्या, किंग और उसके काउंसिल के बारे में, हाँ, और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, कि क्या क्या डिपार्टमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट में, इस किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा किताब, अर्थशास्त्र में। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल लॉ क्या है उसके बारे में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमेसी ऑफ वॉर के बारे में लिखा है, जो आज हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिप्लोमेसी, वॉर का डिप्लोमेसी क्या है, सबके बारे में लिखा हुआ है। पहला चीज़ हम लोग मौर्यन एम्पायर के बारे में कहाँ जानते हैं, कौटिल्य के किताब से। दूसरा, मुद्रा राक्षस, कौन सा किताब, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, ये कौन लिखा है, विशाखा दत्त। कौन लिखा है, विशाखा दत्ता। ये नाम याद रखिएगा, विशाखा दत्ता। ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि मुद्रा राक्षस है तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में लिखा गया, नहीं। ठीक है, तो
ये आपको लिखा गया है, ये आपको आगे भी पढ़ाएंगे। ये गुप्ता पीरियड में लिखा हुआ है। किसके पीरियड में? गुप्ता पीरियड में। इसमें क्या लिखा है, लिख लीजिए। ड्रामा, ये एक ड्रामा है इन संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। कोई डाउट नहीं है, गुप्ता पीरियड में लिखा हुआ है। ठीक है। डिस्क्राइब हाउ चंद्रगुप्त मौर्य with the help of Kautilya overthrow नंदास। मतलब इस किताब में लिखा हुआ है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के मदद से नंदा, इसके पहले धनानंद को, राज्य को उखाड़ के फेंक दिया। ये मुद्रा राक्षस में लिखा हुआ है, जो विशाखा दत्त है। विशाखा दत्त किसके टाइम पीरियड में थे? गुप्ता टाइम पीरियड, चंद्रगुप्ता 2 के समय आएंगे। ये इसीलिए कंफ्यूजन होता है, चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्ता 2। तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य इस टाइम में है, चंद्रगुप्त गुप्ता पीरियड में आएंगे। ठीक है, ये मौर्यन चंद्रगुप्त है। ठीक है, ये क्या बताता है? गिव्स सोशल इकोनॉमिक पिक्चर ऑफ मौर्यन टाइम। कोई दिक्कत नहीं है। उस समय लिखा हुआ होगा 300 साल बाद, मतलब ये जैसे 300 BC के आसपास, 250 BC के आसपास चल रहा है ना जी, तो उस समय आ जाइएगा, तो उस समय 300 BC के आसपास आएगा। गुप्ता पीरियड पढ़ाएंगे तो उस समय ये लिखा गया, मतलब लगभग 600 साल के बाद लिखा गया। ठीक है, आगे मेगस्थनी का किताब इंडिका, तो इसके बारे में तो आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये जीत के लाया था, एम्बेसडर था एक तरह से। मेगस्थनी इंडिका, ठीक है। इससे भी पता चलता है क्या कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, किसका? आपको चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्यन पीरियड का। ठीक है, पाटलिपुत्र का स्पेशली, क्योंकि पाटलिपुत्र ही रहा है। ठीक है, और इंडिका पूरा किताब नहीं है, फटा पन्ना में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 जगह से हमको किताब के बारे में पता चलता है। अब आप आजिए डिक्लाइन, इससे क्या पता चला, आप लिख लीजिए। क्या? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, कोई डाउट नहीं, मॉडर्न टाइम के बारे में पता चलता है। अब आइए डिक्लाइन, कि आखिर डिक्लाइन क्यों है मौर्यन टाइम का? डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, आखिर डिक्लाइन क्यों हुआ मौर्यन एम्पायर? ये डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन आएगा, तो आपको लिखना होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट याद रखिएगा। अशोक का प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसी, पॉइंट, अशोक प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसी। जब आप बुद्धिज्म को एक्वायर कर लिए और वो अहिंसा, अहिंसा का बात करेगा, कहेगा मारपीट छोड़ दो, तो जो आसपास के राज्य होंगे वो आप पे तो अटैक करेंगे। आप भले ही मत अटैक करो, लेकिन वो तो आप पे अटैक करेंगे। ठीक है, अशोक का प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसी। सेकंड पॉइंट, वीक सक्सेसर, जो इनके उत्तराधिकारी आए वो वीक थे। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट है? प्रोहिबिशन लिखिए, आप सेक्रीफाइस रोक दिए हैं, सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स। एंटागोनाइज्ड ब्राह्मण्स को बहुत ये लगा, हु ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशन। रिचुअल्स को आप हटा देंगे, तौर तरीका को हटाएंगे, तो ब्राह्मण्स का वो एक अगेंस्ट हो गए अशोक के रिवोल्यूशंस बुद्धिज्म के, लेड बाय पुष्यमित्र शुंग। देखिए, हर्यंक शिशुनाग मौर्य के बाद कौन सा डायनेस्टी आता है? शुंग। तो शुंग डायनेस्टी इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि पुष्यमित्र शुंग का नाम पुष्यमित्र शुंग था, इसलिए शुंग डायनेस्टी नाम पड़ा। रिवोल्यूशन लेड बाय पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग। कोई डाउट नहीं है, ठीक है।
तो पुष्यमित्र शुंग क्या किया था, लास्ट जो मौर्य किंग था उसको मारा था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग, ये नाम याद रखेगा, पुष्यमित्र शुंग किल्ड लास्ट मौर्यन किंग। कौन? बृहदत्त को मारा एंड स्टार्टेड शुंग डायनेस्टी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? और रीजन क्या था डिक्लाइन होने का? अमात्य जो थे टेक हेवी टैक्स लेने लगे आफ्टर अशोक डेथ। अशोक का जैसे ही डेथ हुआ क्या चालू कर दिए? हेवी टैक्स, लोगों से टैक्स लेना चालू कर दिए। अशोक के डेथ के बाद, आफ्टर अशोक डेथ, अब जो आफ्टर अशोक डेथ मौर्यन एम्पायर दो पार्ट में बट गया, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कौन कौन सा? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। ठीक है, वेस्टर्न एक्वायर्ड बाय बैक्टीरियन, वेस्टर्न एक्वायर्ड बाय बैक्टीरियन देखिए यहाँ पे जब इंडिया का मैप देखेंगे तो वेस्ट ऑफ इंडिया जैसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, वेस्टर्न और ईस्टर्न। जैसे ये दो पार्ट में, एक तो वेस्ट हो गया, ईस्ट। तो ये जो वेस्ट वाला है वो बैक्टीरियन एक्वायर्ड कर लिए। ठीक है, बैक्टीरियन के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बैक्टीरियन। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको पता है कौन? पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद क्या हुआ? जैसे आप आयरन देखते थे तो आयरन केवल पहले मतलब मगध रीजन में ही पाया जाता था, लेकिन अब आयरन का खोज चारों तरफ हो गया। ठीक है, तो वन ऑफ द रीजन वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ आयरन अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो भाई वो भी मजबूत होंगे। पहले तो मगध रीजन में खोजा गया, लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या, अशोक क्या कहते हैं, नेग्लेक्ट कर दिए थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मतलब जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट है, ऐसे जाइएगा तो इस एरिया को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए थे अशोक। ठीक है, ये तो आपको पता है। पुष्यमित्र शुंग अ ब्राह्मण किल्ड लास्ट मौर्यन एम्परर बृहद्रथ को मार दिया, जो लास्ट मौर्यन था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा आपको पॉइंट मिल गया डिक्लाइन होने का। तो ये ब्राह्मण का रिएक्शन था अगेंस्ट बुद्धिज्म रिचुअल्स। तो आपको यहाँ तक समझ में आएगा, होप सो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब क्लास 12th में आएंगे हम लोग, पोस्ट मौर्यन के बारे में पढ़ेंगे और जल्दी ही क्लास लाएंगे, मौर्यन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सतवाहना डायनेस्टी आएगा, साउथ का हिस्ट्री थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए आप हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं एकदम क्रोनोलॉजी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे पोस्ट मौर्यन के बाद हरियन शिशुनाथ नंद पढ़ लिया, मौर्य पढ़ गए, अब सुन्व करेंगे, कण्व करेंगे। ठीक है, इसी में आएगा इंडो ग्रीक का अटैक आएगा, सतवाहना का अटैक आएगा। और आप अगर ध्यान से शुरू से देख रहे होंगे आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। होप कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर कोई डाउट होगा, ना समझ में आए आप हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।